हेलो दोस्तों। आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि जितना भी नीट पूछता है या आईआईटी में पूछता है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और एक बार इसे नोट कर लें, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। किसी का नोट्स उठा लीजिए, किसी भी कोचिंग का, इससे एक भी फार्मूला, एक भी कंसेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं इनर्शिया क्या होता है, और ये इनर्शिया को हम न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो वो रुका ही रहना चाहता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो उसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ये बोलते हैं कि इनर्शिया कैन नॉट मेजर। इनर्शिया यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं। और ये कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, क्या चेंज इन मोशन को जो चेंज करे, मतलब इसके डायरेक्शन को बदले, इस पर फोर्स लगाए तो उसके एक्सटर्नल अपेयरेंस को चेंज करे, उसे इनर्शिया बोलते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इफ फोर्स नॉट, जो फोर्स लगाएगा वो जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। जब भी यार वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रख लो कि जब भी एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एफ नॉट जीरो। तो वो चीज़ें क्या है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई। तो इसी को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब आओ सीखते हैं कि नॉर्मल डायरेक्शंस क्या होते हैं। नॉर्मल डायरेक्शन में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये हमेशा और हमेशा पेयर में लगेंगे। कहाँ? हमेशा और हमेशा पेयर में लगेंगे। और नॉर्मल डायरेक्शन तभी लगेगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को दबाए, उस पर फोर्स लगाए। जब मान लो ये कोई बॉडी है और इस पर ये बॉडी रख दी जाए, तो ये जब ये बॉडी इसको दबाएगी तब इस पर, ये इसको ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये इसको नीचे की तरफ नॉर्मल, तभी ये फोर्स लगेगा, वरना ये फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को दबाए तभी अप्लाई होगा क्या? नॉर्मल। और ये हमेशा कांटेक्ट के, जिस सरफेस पे ये जुड़ा हुआ है उस कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन होगा। अब फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में आता है आइडियल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग का जब भी बात आए तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है मासलेस। मासलेस का मतलब क्या हुआ कि उसका हर एक पॉइंट पे, मान लो ये कोई रस्सी है, यहाँ से बंधी, यहाँ से बंधी, तो यहाँ भी टेंशन उसका टी, यहाँ भी टेंशन उसका टी, यहाँ भी टेंशन उसका टी, हर पॉइंट पर उसका टेंशन सेम होगा। हमेशा हर पॉइंट पर उसका टेंशन क्या होगा? सेम होगा। रस्सी कहीं से भी जुड़ी हो, अगर वो आइडियल क्वेश्चन में आ गया तो उसका मतलब वो मासलेस, उसका मास नहीं जोड़ते, क्योंकि पुली वाले सवाल मास में भी जोड़ते। तो इसलिए जब आइडियल स्ट्रिंग होगा मतलब मास लेस होगा तो इसका हम मास नहीं जोड़ेंगे, और इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन हर पॉइंट पर सेम होगा। अब आओ हम निकालते हैं कि नॉर्मल निकालते कैसे हम। तो आते हैं, यह बीडी क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? देखो, फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएं, तो पहले रूल जान लो कि जिस बॉडी का हमें ये बीडी बनाना है, जिस बॉडी का ये बीडी बनाना है, उसको सिस्टम से बाहर करो और उसको एक पॉइंट मान लो। जैसे मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, या कुछ भी। अब इसका ये बीडी मान लो हमें बनाना है, तो इसको एक पॉइंट मान लो। इसको क्या मान लो? एक पॉइंट मान लो, और उस पर लगने वाले सारे फोर्स लग दो। तो अगर हम इससे बात करें कौन कौन से फोर्स इस बॉडी पर लग रहे होंगे, तो नीचे mg लग रहा होगा इसका, अगर ये यम मास का है तो, और ऊपर नॉर्मल दो फोर्स लग रहे हैं, तो n इक्वल टू mg, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग सकता। तो जिस बॉडी का ये बीडी बनाना है, मान लो इस बॉडी का, तो इसको बाहर निकाल लो, इसको एक पॉइंट मान लो, और इस पर लगने वाले सारे फोर्स लिख लो, और फिर एनएलएम अप्लाई करो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। जैसे ये मान लो ये बॉडी लटकी हुई थी, इस बॉडी का हमें बीडी बनाना था, इस बॉडी को हमने एक पॉइंट माना, इसके नीचे यम मास का था, इसके नीचे एफ इक्वल टू mg हो जाएगा, नीचे mg लगेगा और ऊपर टेंशन लगेगा, तो टी इक्वल टू mg हो जाएगा। मोशन बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका, कि अगर मान लो एक बॉडी रख दिया जाए, उसके ऊपर 50 या 60 या 70 या 80 या 100 बॉडी रख दिया जाए, और वो कुछ पूछ ले तुमसे, वो पूछ ले कि बताओ सेकंड और थर्ड ब्लॉक पे, यहाँ और सेकंड और थर्ड ब्लॉक पे फोर्स बताओ, कंटैक्ट फोर्स बताओ, यानी नॉर्मल बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ से पूछे वहाँ के ऊपर वाले को, ऐसे क्वेश्चन में, सही से सुनना, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ से पूछे वहाँ के ऊपर वाले को सबको एक सिस्टम मान लो, फिर उसका है बेटी बना लो, तो फिर उसको सॉल्व कर लो।
मतलब क्या कि अगर इस तरह का क्वेश्चन को पूछा जाता है तो जहाँ से पूछे वहाँ के ऊपर वाले को एक सिस्टम मान लो, और एक सिस्टम मान करके उसका ये बीडी बनाओ, और ये बीडी बना करके उसको सॉल्व कर लो। जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि फोर्स बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक, जैसे ये था। अब इस पे होता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ सेकंड और थर्ड ब्लॉक पे। अब मान सेकंड और थर्ड ब्लॉक पे, तो मान लो इसके ऊपर सेकंड से, तो ये 50 एम का था, तो इसके ऊपर सेकंड पे अगर पूछा तो ये 48 एम इसको एक सिस्टम में आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ 48 एम लिख लिए, एक मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5 मास, ऐसे ऐसे डाट 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 50 मास। तो इस 50, अब सेकंड पे पूछा है तो सेकंड पे पूछा है, तो सेकंड और थर्ड पे पूछा है, तो सेकंड पे तो यहाँ से मतलब ये बात कर रहा है सेकंड और थर्ड से। तो सेकंड मानी दो ठो हम छोड़ देंगे, 2 ब्लॉक को छोड़कर 48 ब्लॉक का हमें ये बेडी बनाना है। तो 48 ब्लॉक का बेडी बना लो यार। तो नीचे लग जाएगा 48 एम जी यानी 48 एम जी, ऊपर टेंशन और नॉर्मल लग जाएगा 48, और जी का मान 10, तो 480 न्यूटन फोर्स आ गया, खत्म। ऐसे यहाँ पुली वाले सवाल, अब मतलब यहाँ पे है तो यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, तो हमेशा इसकी वैल्यू, मान लो ये टी 2T ना हो, इसका T डैश हो, तो हमेशा इसकी वैल्यू 2T लेंगे। यहाँ टेंशन निकालने को बोलो तो हमेशा यहाँ T जो निकाले आप इसका डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2T आ जाएगा, 2T हो जाएगा, T इधर तो इधर 2T। ये क्वेश्चन। अब एक कुछ चीज़ और कि क्वेश्चन में मान लो तुमने न्यूटन में आंसर निकाला और किलोग्राम में आ गया, तो जब मान लो जब न्यूटन में है, किलोग्राम में तुम्हें लाना है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, मान लो 50 न्यूटन का तुम्हें आया और केजी में पूछ रहा है, तो 50 का केजी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 से 100 डिवाइड कर दोगे। अगर केजी में और न्यूटन में पूछ रहा है, तो मानो 50 आया तो 10 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट का खेल खेलता है इसमें, क्या कि न्यूटन है और आंसर केजी में दिया हुआ है, तो 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर केजी में दिया हुआ है, न्यूटन में पूछा, तो 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब हम फिर बात कर रहे हैं, अब ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये एक रॉड दे देता है, मान लो ये रॉड है जिसके अंदर फाइन टेंशन निकालो। मान लो इस पॉइंट पे टेंशन पूछ लिया कि इस पॉइंट पे टेंशन बताओ। अब इस पॉइंट पे तुम्हें टेंशन बताओगे तो कैसे बताओगे, तो एक बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक लेके हम आए हैं आप लोगों को। ट्रिक नहीं, मतलब किसी भी क्वेश्चन को लगाओगे सब पर अप्लाई होगा। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि जहाँ से टेंशन पूछे, सही से सुनना भैया, वहाँ से इसे काट दो। मान लो ये टेंशन यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से, तो इसको इसे बाहर निकालो और इसको यहाँ से इसे काट दो। ठीक, जहाँ से टेंशन पूछे वहाँ से इसे काट दो, फिर उसका ये बेडी बना लो, इसका ये बेडी बनाओ। तो नीचे ये कोई यम मास रहा है, अब इसका यम जी लग जाएगा, यम डैश, क्योंकि ये यम डैश इसलिए लगाया क्योंकि तुम्हें पूरा मास यम पता है, लेकिन इसका मास नहीं, तो इसका यम डैश हम मान ले। इसका पूरा यम है तो इसका यम डैश मान ले, ऊपर टी। तो अगर हम लिखें तो टी इक्वल टू यम डैश जी लिखेंगे। अब तुम्हें यम निकालने के लिए यूनिटरी मेथड लगा दो, या एक ट्रिक हम मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि यूनिट मेथड जिसको लगाना नहीं, इस तरह लगा ले कि जितना मास दिया हुआ है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ तथा पूछी गई लेंथ। तो मान लो इसका लेंथ यल था, इसका टोटल मास यम था और इसका टोटल लेंथ यल था, तो टोटल मास यानी टोटल मास यम, टोटल लेंथ यल बाई एल आ गया। अब ये देखो, अब ये यम आ गया और टेंशन तुम्हें क्या पूछा था, एस जी पूछा था, तो यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल बाई कैपिटल एल। अब तो, और जी का मान दो, फिर टी इक्वल टू एम एल जी बाई एल। किसी भी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में बहुत फेमस सवाल है ये, इसलिए मैं सवाल लेके आया था। बहुत जो भी क्वेश्चन आपको करना होगा, इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल भाषा कि जहाँ से टेंशन पूछे वहाँ से इसे काट दो, फिर ये बेडी बना लो टी इक्वल टू एम जी से, फिर मास निकालो जहाँ से पूछा है, उसका मास निकालने के लिए टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ तथा इनटू पूछी गई लेंथ, मतलब पूछी गई लेंथ ये वाली लेंथ यहाँ तक पूछी गई थी, यहाँ से निकाल के यम, फिर टी इक्वल टू एम जी में यम का मान पुट करके जी ये पूरा आंसर आ जाएगा आपका। अब फिर हम करते हैं मोमेंटम क्या होता है। अब मोमेंटम, मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। उस मोमेंटम क्या है कि जो बॉडी मूव कर रही है, तो वो कितना बॉडी के अंदर कितना मोशन है, उसी को क्या बोलते हैं। मान लो कोई ये बॉडी है, अभी बॉडी मूव कर रही है, तो इसका कोई खुद का मास होगा, ये कितना मूव कर रही है, इसके अंदर कितना मोशन है, वही मोमेंटम कहलाता है, क्या, बॉडी। अब अगर बात करें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जितना वेलोसिटी उतना मोमेंटम, जितना मास उतना मोमेंटम। तो P इक्वल टू एम इंटू बी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अब फोर्स, अब देखो फोर्स निकालेंगे हम, एवरेज फोर्स में निकालना हो तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करेंगे। और ये ध्यान रखो जब भी एवरेज पूछे कि फाइंड द एवरेज फोर्स, इंटीग्रेशन करना है, ये दिमाग में रखो, ये कंसेप्ट है कि अगर एवरेज पूछे तो हमें है, और जब भी इंस्टेंटेनियस पूछे यानी क्षणिक, एवरेज क्या होता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जितना भी क्या हुआ उसका फोर्स निकालो, तो वो इंटीग्रेशन, एक बड़े चीज़ के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, फ्यू सेकंड के लिए, तो उसे हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है, डी पी बाई डी टी। और एवरेज के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा, हम जहाँ भी डेल्टा लिखा हो उसका मतलब कुछ बड़ा चीज़, और जहाँ भी डी लिखा हो इसका मतलब कुछ स्मॉल चीज़। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब स्लोप ऑफ पीटी कर्व, मतलब यहाँ पी यहाँ टी, क्वेश्चन पूछे कि स्लोप ऑफ पीटी कर्व हमें क्या देता है, तो स्लोप ऑफ पीटी कर्व से हमें फोर्स मिलता है, क्या मिलता है, फोर्स। और एफ टी ग्राफ से हमें क्या मिलता है, इम्पल्स मिलता है। अब आओ जान लेते हैं इम्पल्स होता क्या है। क्वेश्चन में जब भी तुमसे इम्पल्स पूछे, कुछ भी मतलब कहीं भी अगर इम्पल्स पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकाल देना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब पी निकाल, डेल्टा पी निकाल देना है। और चेंज इन मोमेंटम तुम्हें टी, तो अगर हम यहाँ डी पी निकाल तो एफ डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, डेल्टा पी बाई डी निकाल सकते हो, या इम्पल्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम हमने बताया, और चेंज इन मोमेंटम क्या था, डी बाई डी पी बाई डी टी। अब तुम्हें ये निकालना है चेंज इन मोमेंटम, यही तो हुआ, तो ये इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, एफ डी डी टी हो जाएगा। ऐसे तो जब भी इम्पल्स पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या निकाल देना है, मोमेंटम निकाल देना है। कितना, चेंज इन मोमेंटम निकालना, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। फिर अब आता है कोलिजन वाला कहानी। अब देखो बहुत सिंपल ट्रिक से लेके आए हैं इसको। अब कोलिजन विथ वाल, अभी 4 प्रकार के कोलिजन होते हैं। कोलिजन क्या है, टकराना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, और ये v1 वेलोसिटी से चल रही है, किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, और यहाँ पे एक वाल है। अब ये जाके यहाँ टकराती है और यही रुक जाती है, से आए और रेस्ट में हो जाए, क्या v1 से आ रही है भैया, यहाँ रुक जा रही है, तो उसका चेंज इन मोमेंटम निकालो या फोर्स निकालो। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका खुद का मास रहा होगा यम, v1 से आ रही है और यही रुक जा रही है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यम v1, क्या, यम v1, क्या, यम v1। और जब भी टाइम पूछे, यानी तो टाइम क्या होता था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी क्या हुआ, ये आ गया, और तो यम v1 बाई टी, ये फोर्स निकल आया। अब ऐसे दूसरा केस कि v1 से और v2 से जाए, यानी v1 से आ रही, टकराने के बाद v2 से वापस जा रही, v1 से आई, टकराई, टकराने के बाद, तो v1 से आए और v2 से जाए, क्या, v1 से आए, ठीक, v1 से आए और v2 से जाए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या निकलो, तो ये आ रही है, क्या, एक वेलोसिटी से आ रही है और एक वेलोसिटी से जा रही है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 रख दोगे, और फोर्स निकालना होगा तो नीचे टी से डिवाइड। अब तीसरा केस कि अगर v1 से आए और v1 से जाए, क्या, v1 से आए और v1 से जाए, तो अब v1 से आ रही है और v1 से ही जा रही है, जिस वेलोसिटी से आ रही है उसी वेलोसिटी से जा रही है, तो इसको लिख दो, चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो 2mv, क्या, 2mv। और अगर फोर्स निकालना हो तो 2mv बाई टी। और फार अगर n पार्टिकल दिया हो तो यहाँ लिख दो, अगर n पार्टिकल कितना ही हो तो यहाँ लिख दो n 2mv, क्या, 2mv, ये होगा किसका, फार n पार्टिकल किसका, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स निकालना हो तो बाई टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ होती है बच्चों को कि जिस एंगल से पूछे उसी एंगल से जाए। मतलब मान लो यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट था, अब ये इधर से जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो भाई ये इधर से अगर आएगा, टकराएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बी कॉस थीटा हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर बी साइन थीटा हो जाएगा। बी कॉस थीटा जिधर से एंगल पूछे, मान लो ये एंगल था तो इसका अपोजिट इधर, तो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। अब ये ऐसे जब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो बॉडी इधर मूव करेगी रिजल्टेंट की तरफ, ये आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे। तो अगर आए, अब देखो ये, तो इसका याद रखो कि 2mb कॉस थीटा होता है, क्या, डेल्टा पी क्या होता है, 2mb कॉस थीटा होता है, डेल्टा पी क्या होता है, 2mb कॉस थीटा होता है। और दीवार के परपेंडिकुलर के तरफ का, अब ये कॉस थीटा कहाँ से लेना है, ये कॉस थीटा हमेशा ये दीवार इसके परपेंडिकुलर, ये इस साइड का एंगल, ये इस एंगल को
ध्यान से देखो, इस एंगल को लेना है परपेंडिकुलर, दीवार के परपेंडिकुलर की तरफ का एंगल। अब देखो दूसरा केस इसी पे आता है। दूसरा केस क्या आता है कि अगर दीवार से तो अगर यहाँ से जाए, ये आई और वैसे चली गई, तो 2mb साइन थीटा, 2mb साइन थीटा कहाँ, ये थीटा कहाँ से लेंगे, जब साइन थीटा की बात है तो थीटा यहाँ से लेंगे, और जब आता है तो ये थी, और जब थीटा यहाँ से दिया हो तो हम लगाएंगे 2b cos थीटा। फोर्स निकालना हो तो बाई टी से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 2mb साइन थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा दीवार के तरफ, दीवार से जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा 2mb साइन थीटा, और अगर दीवार यहाँ से जाए तो 2mb cos थीटा हो। ठीक, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बात करते हैं। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहता है, मोशन सेकंड लॉ। ये फिर निकालना भी होता है, dp/dt कर दो। अगर मास कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू एम में फार्मूला लगा दो, और ये हमें निकालना हो तो ये नेट बाई कर दो। ये फार्मूला दिमाग में बैठा लो, ये इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल, यानी एफ इक्वल टू एम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी क्वेश्चन को आप एक्सीलरेशन निकालना पूछ जाए, किसी का एफ नेट निकालना हो, तो ये क्वेश्चन हम पूरे टेंशन में आपको सिखा देंगे अभी इसी से। अब देखो, अगर मास वेरी करता है, मतलब वेरी का मतलब चेंज कर रहा हो, तो हम क्या लगाएंगे, वी dm/dt। ये dm/dt क्या है, जो मास बदल रहा हो, जो मास खत्म हो, वो भी हम, इसका यूज हम रॉकेट प्रॉब्लम में करते हैं या बैलून प्रॉब्लम में करते हैं। एनो बैलून भरा हुआ, वहाँ से हवा निकल रही तो उसका कुछ मास निकल रहा है, या रॉकेट है, रॉकेट जा रहा है, तो रॉकेट जो जल रहा है, जो फ्यूल जल रही है, वो क्या है, मास ही, उसका मास कम ही हो रहा है, तो वहाँ पे लगा दे तो वो चेंज हो रहा है मास। लेकिन जहाँ कांस्टेंट होगा इक्वल टू एम में लगाएंगे, जहाँ मास कांस्टेंट नहीं होगा वहाँ बी dm/dt लगाएंगे। कंसेप्ट अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, यानी पोजीशन दिया है, सीधी सी बात, क्या पोजीशन दिया है, वेलोसिटी पूछी तो उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। अगर वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन पूछे तो उसका भी क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। फिर से सुनो, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पूछे, डिफरेंशिएशन कर दो। वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन पूछे, डिफरेंशिएशन कर दो। एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछे, इंटीग्रेशन कर दो। क्या, एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछे, इसका इंटीग्रेशन कर दो। वेलोसिटी दिया है, पोजीशन पूछे, इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो एक चीज़, अब मोमेंटम दिया है, क्या, मोमेंटम दिया है, फोर्स पूछ रहा है। अगर मोमेंटम दिया और फोर्स, अगर मोमेंटम दिया और फोर्स पूछ रहा है, तो मोमेंटम, अगर फोर्स निकालना है, मोमेंटम दिया है तो डिफरेंशिएशन कर दो। फोर्स दिया है, मोमेंटम निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि डिस्क वाला, कि ये कोई डिस्क है, इसके ऊपर गोली मारी जा रही है, और जिस स्पीड से वो गोली जा रही है, यानी बुलेट जा रही है, क्या, जिस स्पीड से बुलेट जा रही है उसी स्पीड से बुलेट नीचे आ रही है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम बताओ या इसका फोर्स बताओ। तभी आपको हम बताएं कि कोई भी बॉडी जिस स्पीड से जाएगी, अगर उसी स्पीड से आएगी तो वो क्या हो जाएगा, 2mb, उसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। अगर फोर्स निकालना है तो ये 2mb/t कर दो, ऐसे 2mb, और ये फोर्स निकालो 2mb/t। अब इसका अगर कॉन्सेप्ट देखें तो ये एफ इक्वल टू बी हो जाएगा, और ये नीचे mg लग रहा है तो इक्वल टू mg, तो बी इक्वल टू mg, ऑप्शन खत्म। चेंज इन मोमेंटम भी निकल आया, फोर्स भी निकल आया, वेलोसिटी भी निकल आई। ठीक, अब ये कोई वॉल्यूम है, और यहाँ बैलून मतलब गुब्बारा, ये कोई गुब्बारा है, यानी ये कोई बैलून है, और इस बैलून में यहाँ होल कर दिया गया। अगर इसको यहाँ होल कर दिया गया तो यहाँ पे जो हवा भरी, इसके अंदर जो मास है वो यहाँ से निकल जाएगी, जितने मास निकल गई। अब तो इसका हम अभी आपको क्या बताएं कि जब मास चेंज हो रहा हो तो उसका फोर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, बी dm/dt, बी dm/dt। ये dm/dt का चेंज रहा है, मतलब ये dm/dt, ये dm/dt क्या, जितना मास निकल रहा है, और ये b क्या है, कितने वेलोसिटी से निकल रहा है। नहीं समझे, कितना मास निकल रहा है और कितने वेलोसिटी से निकल रहा है, वही तो है ये फोर्स। अब देखो, अब रॉकेट प्रॉब्लम आ गया, क्या आ गया, रॉकेट प्रॉब्लम। अब अगर हम देखो रॉकेट प्रॉब्लम की बात करें, रॉकेट प्रॉब्लम हमेशा भी आपको पता है कि जब मास वेरिएबल हो तब यूज़ करते हैं। तो ये वेरिएबल dt क्या है, क्या dm/dt क्या है, कितने मास से वो निकल रही है। तो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल को dm/dt बोलते हैं। यहाँ पे क्या, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल को dm/dt कांस्टेंट होगी।
अब देखो ये कोई रॉकेट है, ये m मास का था, ये ऊपर जा रहा है, नीचे mg लग रही है, ये b वेलोसिटी से गैस बाहर निकल रहा है, तो ये अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, b dm/dt, जितना ऊपर रहा ये नीचे उतना निकल रहा है। अब तुम्हें एफ निकालना हो, एफ नॉट निकालना हो, तो ऊपर एक फोर्स लग रहा था यहाँ को, यहाँ एक फोर्स लग रहा, यहाँ एक फोर्स लग रहा, तो नेट निकालने के लिए क्या करोगे, बड़े से माइनस छोटा, तो एफ थ्रस्ट माइनस एम जी, तो बी डी एम डी टी बाई माइनस एम जी, जैसे एफ थ्रस्ट माइनस एम जी तो बी डी एम डी टी माइनस एम जी। तो अब फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम में कर दोगे, तो यहाँ बी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी, तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा बी डी एम बाई डी टी बाई एम माइनस जी। ठीक, अब आता है गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम में क्या है कि ये एक सिस्टम में है, ये गोली भी इसके अंदर, बंदूक भी है, गन प्लस बुलेट, तो इसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो। अब ये गोली चल गई, जब गोली चली तो ये बी वेलोसिटी से गोली बाहर गई, और ये उतनी ही वेलोसिटी से गन पीछे आया, मतलब ये इसको झटका देगा, गोली जितनी स्पीड से बाहर देगी गन पीछे की तरफ आएगा। तो यहाँ पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। अब पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी बी, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गोली प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू जीरो। तो ये इसको इधर लेकर जाएंगे, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन माइनस, माइनस क्या दर्शाता है, गन मतलब डायरेक्शन को, कि अगर गन इधर तो गोली इधर। ठीक, अब बी जी एम बी बी बाई एम, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन। अब हमें वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, तो बस रख दो, निकाल लो। ठीक, अब ये मोमेंटम ऑफ गन माइनस मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, ठीक, अब फिर तीसरा केस। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी आपको बताया था कि ये फार्मूला आपके पूरे जीवन में काम आएगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, एनएलएम पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हमें पूरे एनएलएम में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही लगा। अब देखो, अब इसका बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको, तो सेकंडों में आपका कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन हो तुरंत झट से निकलेगा। जैसे जहाँ से नॉर्मल पूछे वहाँ से दो हिस्से में कर दो, क्या, जहाँ से नॉर्मल पूछे वहाँ से दो हिस्से में कर लो। फिर देखो जिधर फोर्स ना हो या कम हो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से जहाँ से नॉर्मल पूछे वहाँ से दो हिस्सों में कर दो। फिर देखो ना हो, जिधर फोर्स ना हो या कम हो, उस मास को सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो केस में मान लो ये एक सिस्टम है, सिस्टम टू मास, यहाँ पूछ रहा है तुमसे टेंशन या नॉर्मल पूछ रहा है। अब देखो, अब एक्सेलरेशन का फार्मूला तुम्हें क्या होता है, अब इस पर एक ही फोर्स लग रहा है और टोटल मास, तो एफ नॉट अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 हो जाए। अब यहाँ अगर वैल्यू रख दो, मान लो यहाँ 10 रख दिए और यहाँ 5 रख दिए, यहाँ 5 रख गया, तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या टोटल फोर्स कितना, 10 हैं, और 5 ये तो 10 10 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो, अब नॉर्मल पूछे तो हमने क्या बताया कि जहाँ से नॉर्मल पूछे वहाँ से दो हिस्से कर दो, यहाँ से दो हिस्सों कर दो इसको। फिर देखो जिधर फोर्स ना हो या कम हो, क्या, जिधर फोर्स ना हो या कम हो, क्या, देखो जिधर फोर्स ना हो या कम हो, उस मास को सिस्टम के एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, सिस्टम के एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सिस्टम का एक्सीलरेशन इतना था, इधर फोर्स नहीं लग रहा तो इधर वाला मास लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन इक्वल टू एम में लगा देंगे, यानी एफ इक्वल टू एम में लगा देंगे, और एम और ये जो एक्सीलरेशन आया वो हमारा 5 था, एक्सीलरेशन 1 आया था, तो ये 5 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल 5 आ जाएगा, खत्म। अब दूसरा केस क्या आता है कि जब दोनों तरफ फोर्स हो, मान लो फोर्स दोनों तरफ दिया हो, इधर भी फोर्स दिया हो, इधर भी फोर्स दिया हो, तब मान लो यहाँ पे टेंशन बताओ, कहाँ पूछा, अब मान लो यहाँ पे तुमसे टेंशन बताओ, तो हो गया, पहले एक्सीलरेशन निकालोगे, एक्सीलरेशन फोर्स नेट एफ नेट निकालना, तो 50 इधर लग रहा है, 30 इधर लग रहा है, तो 50 माइनस 30 20 आ जाएगा, और टोटल मास 3 2 5 1 6 टोटल मास, तो 50 माइनस 30 अच्छा 20 बटा अच्छा, ये आ गया क्या, एक्सीलरेशन आ गया। अब तुमसे पूछा कि मान लो यहाँ पे टेंशन बताओ या यहाँ पे टेंशन बताओ, तो अगर यहाँ पे टेंशन बताया तो इधर क्या बोले थे, अभी आपको क्या बताया कि उसको दो हिस्सों में कर लो, और जिधर देखो जिधर फोर्स ना हो या कम हो, यानी फोर्स इधर कहाँ कम है, फोर्स यहाँ कम है, तो इसका इधर का हमें ले लेना। देखो तो इसका क्या करना है कि एम इंटू ये प्लस छोटा फोर्स, क्या, एम इंटू ये प्लस छोटा फोर्स, तुम इंटू ये इधर का निकाले, इधर का मास 1, एक्सीलरेशन इतना आया था तथा छोटा फोर्स ये लगा दो, आंसर खत्म। अब लेफ्ट वाला सवाल,
अगर बी कांस्टेंट से चल रहा है, ये कोई लिफ्ट है, ये बी कांस्टेंट से ऊपर जा रहा है तो एन इक्वल टू एम जी लग जाएगा। अगर यहाँ लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमें नॉर्मल निकालना होगा, तो यम जी प्लस ए हो जाएगा। अगर ये नीचे आ रही लिफ्ट तो एन इक्वल टू यम जी माइनस ए हो जाएगा। फिर स्प्रिंग का केस देख लेते हैं। ये स्प्रिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये मान लो कोई स्प्रिंग है, और ये एक चीज़ याद रखो कि एफ एस पी क्या होता है, के एक्स। के क्या है, एक कांस्टेंट है, और यस क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस जो स्टैंड हुआ। मतलब ये मान लो इसका मेन पॉइंट मतलब वो स्प्रिंग प्रेजेंट टाइम में कितना है, मतलब वो ये स्प्रिंग नॉर्मल छोड़ो, स्प्रिंग को पकड़ो ना, खींचो ना, फोर्स ना लगाओ, तो वो कितने तक रुकी है, तो वो उसका मेन पॉइंट होता है। तो हमेशा ये स्प्रिंग क्या होता है, अपने मीन की तरफ हमेशा फोर्स लगता है स्प्रिंग में, हमेशा मीन की तरफ। मान लो ये मेन पॉइंट है, तो इसको अगर हम स्टैंड कर दिए, फोर्स लगा के थोड़ा खींच लिए, तो ये एफ क्या इधर लगेगा, इधर लगेगा। मेन इसका कहाँ, इधर, कि ये मेन है ना, और इतना हम इसको स्टैंड कर दिए, तो ये, अब या मान लो इधर है, इसको हम इधर खींच दिए तो ये इधर जाएगा। एफ एस पी इज हमेशा स्प्रिंग हमेशा अपने मेन पॉइंट की तरफ जाता है। यहाँ माइनस लोग लगा देते हैं, तुम्हें माइनस नहीं खेलना है, क्योंकि तुमको हमेशा एक चीज़ देखना है कि हमेशा और हमेशा वो अपने मेन पॉइंट पर ही जाता है, मतलब वो हमेशा अपने मेन पॉइंट पर ही रहेगा। अब आता है एक कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज जीरो। क्या, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रख लो, T1 x1 इक्वल टू A1 इक्वल टू T2 A2, TB इक्वल टू कांस्टेंट। मान लो यार अगर एग्जाम्पल लें तुमको, ये टेंशन ये यहाँ से जा रहा था, ये इस पर पुली, ये इधर बंधा था, ठीक, फिर ये इधर गया, फिर ये ऐसे जुड़ गया। तो अगर मान लो ये ऐसे था, तो अगर ये, अब मान लो इधर इसका एक्सेलरेशन ये, इसका और इधर का एक्सेलरेशन ये 2 ये 1, तो ये मान लो टेंशन T, ये T, ये T, ये T। तो इधर अगर तुम्हें इसका पूछे कि रिलेशन बताओ A1 और A2 में, तो यहाँ T1 A1 इक्वल टू, यहाँ 3 टेंशन हुआ, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, तो 3T इक्वल टू A2, तो ये T खत्म, ठीक। तो A1 इक्वल टू 3A2, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करके निकाल लेना, तो मतलब पूरा क्या हो जाएगा, ये इससे कांस्टेंट मोशन आप निकाल सकते हैं। फिर स्यूडो फोर्स निकालना। अब स्यूडो में बच्चों के खेल हो जाते हैं, टीचर भी यहाँ अच्छे से नहीं समझा पाता, तो स्यूडो फोर्स तुम्हें हम बहुत ही आसान भाषा में यार इसको लेके आए हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा, हर एक न्यूमेरिकल आपको लगेगा। स्यूडो फोर्स क्या होता है, तो स्यूडो फोर्स नॉट अ रियल फोर्स, ये कोई रियल फोर्स नहीं है। अप्लीकेबल नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब अप्लीकेबल नॉन एक्सिलरेटेड बॉडी, ये भी आपको समझा दे रहे हैं। और नॉट मेक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये 3 पॉइंट हमको याद रखना। क्या, वो रियल फोर्स नहीं होता, नॉन एक्सिलरेटेड और नॉट मेक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अप्लीकेबल नॉन इनर्शियल फ्रेम बॉडी पर, नॉन इनर्शियल पर, ठीक। अब इनर्शियल क्या होता है ये समझो, ये नॉन इनर्शियल पर लगता है। अब देखो इनर्शियल क्या होता है। अब इनर्शियल क्या होता है, इनर्शियल होता है ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। क्या, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, तो उस पर स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। अभी हमने आपको बताया कि वो सिर्फ नॉन इनर्शियल पर एक्सिलरेट करेगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि ऑब्जर्वर एक्सिलरेशन में हो, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा हो वो भी एक्सिलरेशन में हो, तो वहाँ पे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। तो स्यूडो फोर्स से एक चीज़ रखो, जो ऑब्जर्वर है अगर वो एक्सिलरेटेड है तभी स्यूडो फोर्स लगेगा, वरना स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। अब देखो, अब न्यूमेरिकल में हम कैसे देखें स्यूडो का, न्यूमेरिकल में क्या देखो। अब तुम्हें स्यूडो कैसे तुम्हें पहचानोगे कि ये स्यूडो फोर्स यहाँ लग रहा है, तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम्हें पहले ऑब्जर्वर देखना कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होना चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो एक्सेलरेशन में होना चाहिए, वो एक्सेलरेट कर रहा हो। दूसरा तुम्हें क्या, सिस्टम के उस हर बॉडी पर स्यूडो लगेगा जो एक्सेलरेटेड होगा। क्या, बॉडी पर, सिस्टम के उस हर बॉडी पर स्यूडो लगेगा जो एक्सेलरेटेड होगा। तीसरा कि जिस बॉडी पर स्यूडो देख रहे हो, जिस बॉडी पर स्यूडो देख रहे हो उस बॉडी का मास
और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, बॉडी का मास और जो ऑब्जर्व कर उसका एक्सीलरेशन तुम्हें लगाना है, और जिधर बॉडी मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। जैसे एफ सीडो क्या हो जाएगा माइनस एम में। ये क्या है, अगर मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, क्या मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा तो तुम्हें सीडो इस डायरेक्शन में लगाना है बस। इस मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है कि अगर मोशन इधर तो डायरेक्शन इधर। समझ में आया यार? फिर से एक बार देखो कि जिस बॉडी का सीडो देख रहे हो उस बॉडी का मास और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, उसे और सीडो फोर्स कहाँ लगाना है, जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड मोशन में हो, एक्सीलरेटेड में हो। जैसे ये क्वेश्चन, ये कोई बस है और ये बस ये वेलोसिटी से, ये से एक्सीलरेशन से चल रही है। अब इसमें इस पर कोई मास टंगा हुआ है, तो उसे जब ये चलता है तो ये कितने थीटा से ये बेंड हो जाता है। तो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो थीटा होता है tan इनवर्स ए बाई जी। क्या ये जब क्लास में पढ़ोगे तो प्रूव कराया गया होगा। tan इनवर्स ए बाई जी अगर अचानक चल जाए तो 2 tan थीटा 2 tan इनवर्स ए बाई जी। और अगर यहाँ टेंशन पूछे तो यम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये सब ऐसे याद कर लो भाई, क्या कर सकते हो। आप देखो अगर इस पे ब्लॉक पे रखा हुआ तो इसमें नीट में कहीं 5 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा ये इसके बारे में। तो ये पूछता है ब्लॉक, ये बेज है, इस पे ब्लॉक रखा है, तो कितने एक्सेलरेशन से इसको यहाँ चलाएं कि ये ब्लॉक से ना गिरे। तो ये इक्वल टू जी tan थीटा। इतने एक्सेलरेशन से बेज को चलाओगे तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। क्या, फिर से देखो, ये इक्वल टू जी tan थीटा। अगर इतने से तुम चलाओगे ब्लॉक को, ना सॉरी बेज को, ना कि ब्लॉक को, जब बेज को इतने एक्सेलरेशन से चलाओगे तो ये ब्लॉक इस पे जो रखा है वो नहीं गिरेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप ये इक्वल टू जी tan थीटा, इस पे जो नॉर्मल लगता है वो एम जी कॉस थीटा होता है। एम जी क्या लोगे, तो दोनों का मास लोगे, इसका मास क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं तो एम प्लस एम जी अपान कॉस थीटा। अब फिर क्वेश्चन पूछता है कि कितने एक्सीलरेशन से चलाएं कि ये बॉडी गिर जाए, मैंने ये ब्लॉक इस बेस से गिर जाए। तो ये इक्वल टू जी कॉड थीटा। क्या कॉड, इतने एक्सीलरेशन से बेस चलेगा तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। मास यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि ये मास केवल बेस का लेंगे ना कि ब्लॉक का, क्यों, क्योंकि ब्लॉक गिर चुका है। तो ये एम जी कॉड थीटा हो जाएगा। ठीक, अब चलो अब यहाँ तक फ्रिक्शन। फिर अगले लेक्चर में हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।